हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और यह है वीकली करंट अफेयर्स जिसमें पिछले एक सप्ताह के तमाम जो भी घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं भारत में, दुनिया में, आर्थिक, चाहे कोई भी टॉपिक हो, किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड, उन सब की समीक्षा करते हैं एक सप्ताह की। और यहाँ पर 11 से 17 जून तक का ये करंट अफेयर्स है, आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। संक्षेप में यहाँ बात करेंगे, डेली के वीडियो में तो काफ़ी डिटेल विस्तार में बात करते ही हैं। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और एक डेट आपको ध्यान में दिला देना चाहता हूँ, याद रखिएगा 24 जून की सुबह 11 बजे क्या होगा इस दिन। तो इस दिन हाफ ईयरली करंट अफेयर्स का मैराथन वीडियो आएगा, ठीक है, लाइव होगा, आप देखना जरूर। 24 जून को, ये सैटरडे का दिन है, उस दिन 24 जून को 11 बजे सुबह से लाइव होगा हाफ ईयरली। आप सबकी तमाम मतलब डिमांड थी बहुत सारे लोगों की, तो ये किया गया, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और आपको पता होगा कि हम लोग वीकली करंट अफेयर्स में टॉपिक वाइज देते हैं, तो अभी राजनीति, केंद्र राज्यों से रिलेटेड जो फैसले हैं उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन होगा, किस राज्य की कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस लेने का फैसला किया है? आंसर होगा इसका कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में कौन सा कानून है, उसका नाम क्या है? तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण अधिनियम 2022, उसे खत्म करने की घोषणा की है कैबिनेट ने। अभी विधानसभा में ये विधेयक जाएगा और उसके बाद खत्म कर दिया जाएगा उस कानून को। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ये, किस अशांत राज्य में भीड़ ने जून 2023 में केंद्रीय मंत्री आर के रंजन के घर में आग लगा दी, जला दिया? आंसर होगा मणिपुर। आपको पता है कि मणिपुर वो अशांति में डूबा हुआ है और ख़ास तौर पर 1.5 महीने होने जा रहे हैं। और ये जो घटना हुई है मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हुई है, वहाँ पूरा राज्य कंट्रोल में नहीं है, कानून व्यवस्था जो है ना वो अस्त व्यस्त है। और इन्होंने, आर के रंजन ने, अपने घर में जब आग लग गई उनके घर में, उसके बाद उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का बिल्कुल फेल हो चुका है। और आपको पता होगा कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो कंट्रोल है वो राज्य सरकार के पास तो है ही, लेकिन केंद्र ने स्पेशल पावर लगाया हुआ है और अपने हाथ में रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बावजूद वहाँ हालात ठीक नहीं हो पा रहे हैं, बहुत बुरी दशा है, एक पूरा राज्य जो है ना वो जल रहा है। और घटना के वक्त केंद्रीय मंत्री वहाँ पर नहीं थे। पता होगा आपको, मैंने कई बार बताया कि मणिपुर में 2 समुदाय, मैतेई और कुकी, दोनों के बीच में हिंसक झड़पें हो रही हैं। और इस पर मैंने डिटेल एक वीडियो भी बनाया हुआ है, चाहे तो देख सकते हैं अगर उसके बारे में बहुत कुछ जानना हो तो। अगला क्वेश्चन, ये बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं और ये होगा, चलते फिरते अचानक मौत की बढ़ती संख्या के कारणों का पता लगाने के लिए रिसर्च इनमें से कौन कर रहा है? आंसर होगा ICMR। उसका फुल फॉर्म क्या है ICMR का? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। तो 4 तरह की स्टडी हो रही है, अलग अलग चीज़ों के बारे में पता है क्यों मौतें हो रही हैं। बातचीत करते टहलते हम लोग देखते हैं, वीडियो वगैरह आते हैं, स्टेज शो के दौरान कोई नाच रहा है, कोई डांस कर रहा है, मतलब उसी दौरान मौत हो जाती है। तो ये इंक्वायरी शुरू हो गई है। ओके, तो ICMR, उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर राजीव बहल। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, UIDAI, उसके नए CEO कौन बन गए हैं? आंसर होगा अमित अग्रवाल, ठीक है। 1993 बैच के वो IAS अधिकारी हैं, छत्तीसगढ़ कैडर के। UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसी की ओर से आधार कार्ड लोगों को जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के नए डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर होगा सुबोध कुमार सिंह, ठीक है। वो 1997 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी हैं। NTA, उसकी स्थापना हुई थी 2017 में और ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक एजेंसी है जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेती है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA के नए चेयरपर्सन कौन चुने गए हैं, जो कि इंडिगो के CEO भी हैं? आंसर होगा पीटर एल्बर्स। ये देख रहे हैं आप, वो 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये दुनिया की लगभग तमाम जो एयरलाइन कंपनियां हैं उनका एक बहुत बड़ा संगठन है, मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अगला क्वेश्चन, BSF के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? किनको नियुक्त किया गया? आंसर होगा नितिन अग्रवाल, ठीक है। पंकज कुमार सिंह इससे पहले थे, तो उनके रिटायरमेंट होने के बाद से ये पद खाली था और किसी न किसी को प्रभार के तौर पर दिया गया था। लेकिन अब
जो है वो नितिन अग्रवाल यहाँ के चीफ हो गए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आंसर होगा डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। तो संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के मौसम वैज्ञानी हैं, तो उनको 2027 तक के लिए अध्यक्ष नया चुन लिया गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, उसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुई थी 1950 में, 1950 में। ओके, और इसकी डायरेक्टर महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल, वो पहली बार कोई महिला चुनी गई थी, मैंने पिछली बार बताया था, सेलेस्टे सोलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब आर्थिक यानी इकोनॉमिक से रिलेटेड लेते हैं, और ये पूरा आपको PDF भी मिल जाएगा साप्ताहिक, आप डाउनलोड कर सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है गूगल प्ले पर, वहाँ से, और वो डाउनलोड कर सकते हैं जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है 1 ईयर का। और इसमें आपको PDF मिलता है करंट अफेयर्स का, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और साथ में टेस्ट सीरीज़ है, मॉक टेस्ट है, कई तरह के एग्जामिनेशन के लिए आपके बहुत काम आ सकता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। ओके, हज़ारों स्टूडेंट इसका लाभ उठा रहे हैं। तो क्वेश्चन होगा आर्थिक से रिलेटेड, भारत की थोक महंगाई दर यानी होलसेल इन्फ्लेशन रेट मई 2023 में कितनी रही? आंसर होगा -3.48%। क्या है? -3.48%। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि पिछले साल यानी मई 2022 की तुलना में मई 2023 में जो महंगाई है उसमें इतनी कमी आई है। ओके, 3.48% की कमी आई है। ओके, तो ये जारी किया गया है किसके द्वारा? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, उसके द्वारा जारी किया गया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए, मई 2023 में खुदरा महंगाई दर, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो थोक महंगाई दर का था, और यहाँ बात हो रही है खुदरा महंगाई दर की। तो खुदरा महंगाई दर यानी रिटेल इन्फ्लेशन वो घटकर मतलब 25 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। तो कितना ये महंगाई कितनी रही? आंसर होगा 4.25%। इसका मतलब ये हुआ कि मई 2022 की तुलना में ये महंगाई 4.25% बढ़ी है। यहाँ खुदरा महंगाई दर की बात हो रही है। ठीक है, और इससे पहले के मतलब 25 महीनों के दौरान हमेशा ये जो इन्फ्लेशन है ना, इससे ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन पिछले 25 महीने से में ये जो बढ़ोतरी है वो कम है। अच्छा, किसने जारी किया ये? तो NSO ने जारी किया, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो थोक महंगाई दर वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जारी करता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये जारी करता है खुदरा महंगाई दर। दोनों में फ़र्क है। ठीक है, और थोक महंगाई दर जो होना है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो WPI इंडेक्स से तय होता है, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, और खुदरा महंगाई दर जो है ना, खुदरा महंगाई दर ये CPI से कैलकुलेट किया जाता है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ज़रिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, किस देश में वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा रियल टाइम पेमेंट यानी डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुए हैं? आंसर होगा इंडिया, भारत में। ठीक है, कोई भी डिजिटल मतलब डिजिटल या रियल टाइम ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? जैसे कि UPI, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जो डिजिटल तरीके से होता है वो सब हुआ। उसमें क्या होता है? इंस्टेंट रकम ट्रांसफ़र हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ष 2022 में भारत में दुनिया का सबसे ज़्यादा कितनी बार रियल टाइम पेमेंट या कहें डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है? आंसर होगा 89.5 बिलियन बार, यानी 89.5 थाउजेंड करोड़ बार। यहाँ पर रुपया नहीं है, ठीक है, यहाँ कितनी बार है उसके बारे में। अच्छा, एक और मैं आपको ध्यान दिला दूँ कि ये MyGov इंडिया का ये ट्वीट है, और उसी के आधार पर तमाम न्यूज़पेपर ने ये प्रकाशित किया है, और ये रिपोर्ट ली गई है ACI वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट के आधार पर ये तय किया गया। तो जो सरकार है ना, उसने ट्विटर पर ये गलत आंकड़ा दे दिया था, बिलियन की जगह मिलियन कर दिया था। ठीक है, तो कई अखबारों में
ये मिलियन छप गया और कई जगह आपने पढ़ लिया होगा मिलियन। तो ध्यान रखना है यहाँ पर बिलियन है। तो नंबर 1 इंडिया है 89.5 बिलियन ट्रांजैक्शन के साथ, मतलब उतनी बार ट्रांजैक्शन हुआ है। दूसरे स्थान पर ब्राज़ील, तीसरे पर चाइना है, चौथे पर थाईलैंड है और फिर पाँचवें पर साउथ कोरिया है। इंडिया में ये रियल टाइम ट्रांजैक्शन इतने ज़्यादा होने की वजह क्या है? तो वजह यह है क्योंकि यहाँ यूपीआई ने क्रांतिकारी एक बदलाव किया है रियल टाइम ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 में भारत में दुनिया का कितना प्रतिशत रियल टाइम पेमेंट या डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए? आंसर होगा 46%। ठीक है, सेकेंड स्थान पर ब्राज़ील हो 15%, 15%। ब्राज़ील और इंडिया 46%। ओके, काफ़ी बेहतर ट्रांजैक्शन है ये इतना। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2023 में बीएसएनएल को 4G और 5G स्पेक्ट्रम और अन्य खर्च के लिए कितने रुपए के पैकेज को मंजूरी दी? आंसर होगा 89,047 करोड़ रुपए। ठीक है, और किस किस के लिए कितना? तो ये मेनली ज़्यादातर रकम जो है ना वो स्पेक्ट्रम के लिए दिया गया है, 4G और 5G के लिए। ठीक है, और 4G तो कई साल पहले लॉन्च हो गया और अब 5G की तैयारी लॉन्चिंग हो गई है, तब यहाँ पर 4G लॉन्च करने जा रहा है बीएसएनएल। ओके, और ये टोटल इसमें से ज़्यादातर जो खर्च है वो स्पेक्ट्रम के लिए दिया गया है। हालांकि सरकार ये सरकारी कंपनियों को फ्री में ही देती है, लेकिन उसकी रकम यहाँ पर जोड़ी गई है। ठीक है, तो ये पैकेज हो गया। बीएसएनएल उसके अभी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? सीएमडी प्रवीण कुमार पुरवार। अब दोस्तों डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन होगा, अग्नि प्राइम मिसाइल का रात में पहली बार परीक्षण, सफल परीक्षण 7 जून 2023 को कहां पर किया गया? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर हुआ। किसने किया परीक्षण? ये तो ये किया है डीआरडीओ और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने। ठीक है, रात को ये पहली बार अग्नि प्राइम इस मिसाइल का परीक्षण किया गया ओडिशा में भद्रक जिले में। अगला क्वेश्चन अब सैन्य अभ्यास से देखते हैं। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की नौसेना ने पहली बार एक साथ किस जगह संयुक्त समुद्री अभ्यास किया? आंसर का ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी में किया गया। कब? 7 और 8 जून को ये अभ्यास किया गया और इसमें हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन ये सब शामिल थे। ओके, ओमान की खाड़ी कहाँ पर है? तो ये देख रहे हैं, प्यारा भारत है यहाँ, ये है अरब सागर और ये है मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया कह सकते हैं इसको। तो यही ओमान है ये कंट्री और ये ईरान है, दोनों के बीच में यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान है। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये है गल्फ ऑफ ओमान या कहें ओमान की खाड़ी। अब दोस्तों इवेंट यानी घटना, दुर्घटना या कोई बड़ी चीज़ हुई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो है चक्रवाती तूफान। क्वेश्चन होगा, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का लैंडफॉल यानी टक्कर गुजरात के किस जिले में हुआ? आंसर होगा कच्छ। ठीक है, गुजरात का जिला है कच्छ, तो वहाँ पर लैंडफॉल हुआ। कब? 15 जून की रात को। ठीक है, जखाऊ पोर्ट है उसके पास में ये लैंडफॉल हुआ है। लैंडफॉल का मतलब क्या होता है? सीधे शब्दों में कहें तो लैंडफॉल जो है ना वो मतलब पानी के ऊपर जो चक्रवात है उसके ज़मीन पर आने की घटना को कहते हैं और ज़मीन पर आने के बाद उसकी रफ्तार कम होने लगती है। अच्छा, बिपर जो है ना उस तूफान का जो आईबॉल था यानी केंद्र था, उसका व्यास 50 किलोमीटर था। ओके, बाकी जो तूफान पिछले सालों में जो अरब सागर में आए हैं उससे काफ़ी बड़ा था, तो इसलिए इसने नुकसान काफ़ी पहुंचाया है। ओके, सड़कों का और घरों को लेकर। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, अरब सागर में सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने का रिकॉर्ड किस चक्रवाती तूफान ने बनाया? आंसर का बिपरजॉय। ठीक, तो इसने अरब सागर में कितना वक्त बिताया? तो 10 दिनों से ज़्यादा। ठीक है, तो ये 5-6 जून को शुरू हुआ था अरब सागर में और ये 15 जून की रात को गुजरात के कच्छ जिले से टकराया। ये है तूफान। और जब मैं ये वीडियो पेश करता उस समय राजस्थान में एक कहर बरपा रहा है। अगला क्वेश्चन, अरब सागर में बने चक्रवाती तूफान का नाम बिपरजॉय किस देश ने रखा? आंसर का बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश ने रखा है। तो हिंद महासागर क्षेत्र के 13 देश वो मिलकर ये नाम रखते हैं इस क्षेत्र में।
तो इस बार बारी थी बांग्लादेश की, तो उसने बिपरजॉय रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD की रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022 के अनुसार देश में मौसम की अत्यधिक घटनाओं की वजह से वर्ष 2022 में कितनी मौतें हुई हैं? आंसर का 2227 मौतें हुई हैं। एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है IMD का, इसलिए ठीक है। और ये कनेक्ट करता है जो तूफान आया है उससे। ओके, तो ये क्या है, देश में मौसम की अत्यधिक घटना है। तो ये जो तूफान है वो भी एक अत्यधिक घटना ही है। तूफान के अलावा जैसे ओलावृष्टि हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ गई, ठीक है, बिजली कड़कने की, बिजली गिरने की वजह से, तो ये सब मौतें सबसे ज़्यादा बिहार में हुई हैं। वहाँ बिजली गिरने की घटनाएं बहुत ज़्यादा हुई हैं। 418 लोगों की मौत हुई है। सेकेंड स्थान पर असम है, थर्ड उत्तर प्रदेश, फोर्थ महाराष्ट्र, फिफ्थ पे ओडिशा। अगला क्वेश्चन, किस तकनीक से समुद्री तूफान, हेरिकेन या साइक्लोन या टाइफून अलग अलग जगह अलग अलग कहते हैं? तो हिंद महासागर में साइक्लोन कहा जाता है चक्रवाती तूफान को। तो इसकी तीव्रता का अनुमान कैसे लगाया जाता है, किस तकनीक से? आंसर होगा एडवांस डोरक तकनीक, ठीक है, एडवांस डोरक तकनीक। ओके, तो और इसका इजाद वैज्ञानिक वर्नोन डोरक ने किया था और इससे लाखों लोगों की जान बच जाती है। और इसमें एक तकनीक का मतलब केवल कोई मेथड छोटा सा नहीं है, इसमें सैटेलाइट, सॉफ्टवेयर, सब कुछ मिक्स है। और यही वजह है कि इस बार जो तूफान आया उसमें जो बिपरजॉय, उसमें 2 लोगों की मौत हुई। आज से अगर 15 साल 20 साल पहले की बात करेंगे तो उस दौरान हज़ारों लोगों की मौत हो जाया करती थी, क्योंकि पहले से उसकी इंटेंसिटी का पता नहीं चलता था। अब इस तकनीक और जो भारत के पास जो तमाम सैटेलाइट हैं उन सब से मौसम संबंधी उन सब से पता चल जाता है कि किधर जाने वाला है, किधर डायरेक्शन, ठीक है। अगर डायरेक्शन बदल रहा है तो भी हम तुरंत पता कर लेते हैं कि नहीं इधर नहीं उधर जा रहा है। जैसे इस बार क्या हुआ, बिपरजॉय जो है ना, वो उसको भारत से टकराना नहीं था, पहले जो अनुमान लगाया जा रहा था वो जिस रफ्तार में चल रहा था, लेकिन अचानक उसने टर्न लिया और इंडिया से टकरा गया। तो हमारे पास 2 दिन का वक्त मिल गया था, हमें पता चल गया था कि अब ये टर्न कर रहा है, तो हम इंडिया ने पूरी तैयारी कर ली थी। ओके, पहले ये था कि इफ़ेक्ट होगा लेकिन इतना नहीं होगा, लेकिन जब तूफान टर्न हो गया इंडिया की ओर गुजरात से टकराने के लिए, तो यहाँ तैयारी पूरी हो गई थी। 1 लाख लोगों को हटा लिया गया था कोस्टल एरिया से, तो इसलिए नुकसान जान का कम हुआ। ओके, माल का नुकसान काफ़ी हुआ। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता समारोह का आयोजन किस देश में होगा? आंसर होगा इंडिया, भारत में होगा ये। और इससे पहले 1996 में ये आयोजन हुआ था इंडिया में। 1996 के बाद ये पहली बार इंडिया में होने जा रहा है, ठीक है। अच्छा, मिस वर्ल्ड पिछली बार की कौन है? 2022 की कैरोलिना बिलावास्का, ये है, ठीक है। और 2022 की मिस इंडिया कौन है? सिनी शेट्टी, ये है। ओके, और मिस इंडिया 2023 कौन है? तो नंदिनी गुप्ता। तो इस बार जो 2023 का जो मिस वर्ल्ड इवेंट होने जा रहा है उसमें इंडिया की ओर से पार्टिसिपेट करेंगी सिनी शेट्टी, 2022 वाली जो मिस इंडिया। और 2023 की जो मिस इंडिया है नंदिनी गुप्ता, वो 2024 के मिस वर्ल्ड जो इवेंट होगा, प्रतियोगिता होगी, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग शहरों में होना है भारत में। अब फाइनल कहाँ पर होगा ये आगे तय होगा, ठीक है। चलिए आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, फ्रेंच ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर होगा इसका नोवाक जोकोविच, ठीक है। क्या है? नोवाक जोकोविच। तो दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले वो खिलाड़ी हो गए हैं। 23वां ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीत लिया है। ग्रैंड स्लैम कौन कौन सा होता है ये भी समझना ज़रूरी है। तो फ्रेंच ओपन, विंबलडन, US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगला क्वेश्चन, टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 कि महिला सिंगल्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर का ईगा स्विएटेक, ठीक है। तो 10 जून को ये इवेंट हुआ है, उसमें इन्होंने जीत लिया है, पोलैंड की हैं ये। अगला क्वेश्चन, फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 2023 फुटबॉल जो खिताब है वो किस देश की टीम ने जीता है? अंडर-20 की बात हो रही फीफा। आंसर होगा उरुग्वे। उरुग्वे ने किसको हराया? इटली को हराया। इटली को हराकर ये जीत लिया। कहाँ पर आयोजन हुआ था? इटली में हुआ था।
अगला क्वेश्चन, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फाइनल मुकाबला जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, तो इंडिया सेकंड पोजीशन पर रहा और ऑस्ट्रेलिया जीत गया। ये मैच हुआ था इंग्लैंड के ओवल में। और अब अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं। तो क्वेश्चन होगा, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड इनमें से किसे मिला है, किसने जीत लिया? आंसर होगा शक्तिकांत दास। ये अवार्ड मिला है जून 2023 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किसे मिला? इससे पहले वाला क्वेश्चन था क्या, गवर्नर ऑफ द ईयर, यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर। आंसर होगा नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने WHO हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार जीता है? तो उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। ठीक है, WHO ने 7 जून को ये अवार्ड देने की घोषणा की है। किस कैटेगरी में? तो क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन, किस प्रदेश की सरकार ने अपने राज्य के पद्म अवार्ड विजेताओं के लिए 10,000 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की है? आंसर होगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 12 जून को ये ऐलान किया है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस भारतीय को मिशेल बातिस पुरस्कार 2023 के लिए चुना? आंसर होगा जगदीश एस बाकन। किस लिए? उनको मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, उसके मैनेजमेंट में जो बेहतरीन काम किया उन्होंने, उसके लिए अवार्ड के लिए चुना गया है। और अब इंडेक्स सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन होगा, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा यानी फूड सेफ्टी इंडेक्स सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य ने पाया? आंसर होगा केरल। ठीक है, पहले पे केरल है, दूसरे पे पंजाब और तीसरे पर तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में छोटे राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसने पाया? आंसर होगा गोवा। ठीक है, पहले पे गोवा, सेकंड पे मणिपुर और थर्ड पे सिक्किम रहा है। अगला क्वेश्चन, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी श्रेणी में पहला स्थान किसने पाया? आंसर होगा जम्मू कश्मीर। दूसरा स्थान दिल्ली और फिर तीसरा है चंडीगढ़। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 यानी ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में कितने लोग आधुनिक दासता या कहें आधुनिक गुलामी या मॉडर्न स्लेवरी उसके शिकार हैं? तो आंसर होगा 4.96 करोड़ लोग। ठीक है, 4.96 करोड़ लोग जो है ना वो शिकार हैं। और ये ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स किसने जारी किया है? तो वॉक फ्री एक मानवाधिकार संगठन है, दूसरा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। इन सब ने मिलकर जून में ये सूचकांक जारी किया है, 160 देशों के बारे में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में किस देश की रैंक 1 है जहां प्रति 1000 आबादी पर सबसे ज़्यादा आधुनिक दासता के शिकार लोग हैं? यहाँ पर प्रति 1000 की बात हो रही है और रैंकिंग उसी के आधार पर तय की गई है। तो आंसर होगा नॉर्थ कोरिया। ठीक है, उत्तर कोरिया जो है ना वो है प्रति 1000 आबादी में। सेकंड पे है इरिट्रिया, थर्ड पे है मोरिटानिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 यानी ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत में कितने लोग आधुनिक दासता कहें गुलामी के शिकार हैं? आंसर होगा 1.1 करोड़ लोग। ओके, तो ये है आंकड़ा 1.1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख, और प्रति 1000 पर ये संख्या है 8 प्रति 1000। और प्रति 1000 में सबसे ज़्यादा किस में है? तो 104 है उत्तर कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में। अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट लोगों के निधन हुए उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी उनका निधन होगा 12 जून 2023 को? आंसर होगा इटली। तो इटली के वो सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78th अध्यक्ष 78th प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? आंसर होगा डेनिस फ्रांसिस। वो कहाँ के हैं? त्रिनिदाद और टोबैगो के एक अनुभवी राजनयिक हैं। ओके,
अगला क्वेश्चन लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के नए अस्थायी सदस्य जो 5 हैं वो वर्ष 2024-25 के लिए कौन चुने गए? आंसर का उपरोक्त सभी साउथ कोरिया, गुयाना, सिएरा लियोन, अल्जीरिया और स्लोवेनिया। ओके, तो 15 सदस्य होते हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, 5 अस्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, बाकी 10 अस्थायी, जिनमें से 5-5 का हर साल चुनाव होता है 2-2 साल के कार्यकाल के लिए। अब विदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क जून 2023 में दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर रिकॉर्ड किया गया। तो ऐसा किस वजह से हुआ? आंसर होगा कनाडा के जंगल में आग लगने की वजह से। दुनिया का सबसे ज़्यादा हलचल भरा शहर है और वहाँ वो जून में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषित शहर रहा। अब ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। यूनेस्को ने किस बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के प्रयास के लिए जगदीश एस बाकन को मिशेल बातिस पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की? आंसर होगा मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी में उन्होंने जो काम किया उसके लिए बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो ये अवार्ड दिया गया है उनको। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में हम लोग और दिवस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिवस से रिलेटेड पहला क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस यानी इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 16 जून को। और थीम क्या है 2023 की? तो वित्तीय समावेशन और लागत में कमी के लिए डिजिटल प्रेषण। ओके, और ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित है। और अगर हम बात करेंगे कि 2022 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस वो किस देश को मिला, तो वो है भारत को। रेमिटेंस यानी प्रेषण का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति विदेश में काम करने गया और अपने परिवार को वो पैसे भेज रहा है। ठीक है, तो उसको कहते हैं रेमिटेंस। तो सबसे ज़्यादा भारत को $100 बिलियन मिले हैं रेमिटेंस के जरिए। जो भारतीय लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं वो उन्होंने अपने घर में भेजा। अगला क्वेश्चन, वैश्विक पवन दिवस यानी ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 जून को। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 जून को। और थीम क्या है? थीम है वृद्धावस्था नीति, कानून और प्रमाण आधारित प्रतिक्रियाओं में लिंगाधारित हिंसा को समाप्त करना। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 14 जून को। और 2023 की थीम क्या है? रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन बांटो, बार बार बांटो। गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। अगला क्वेश्चन, विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 जून को। ठीक है, और 2023 की थीम क्या है? सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, ये है थीम। ये ILO के द्वारा घोषित है यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एग्रीडेशन डे। आंसर होगा 9 जून को। ठीक है, 2023 की थीम क्या है? तो वो है प्रत्यायन, वैश्विक व्यापार के भविष्य का समर्थन करना। एग्रीडेशन सपोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल ट्रेड। अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का शहादत दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 9 जून को। ठीक है, 9 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था वीकली करंट अफेयर्स। और हाँ, 24 जून को देखना मत भूलना, जो मैराथन आएगा हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, आपके तमाम एग्जामिनेशन में बहुत ही काम आएंगे। ओके, अब कल मिलते हैं डेली के करंट अफेयर्स वीडियो में। बाय।